हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज। ठीक है, और आपको पता ही है कि मैं आपके लिए बिजनेस स्टडी की सीरीज लाया हूं जो कि हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए है और सीबीएसई का सिलेबस है। ठीक है, और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसके राइटर आर के सिंगला हैं। और ये बात मैं आपको हर बार इसलिए बताता हूँ कि अगर कोई नया व्यूअर हो जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा हो तो उसको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आज मैं आपके चैप्टर 11 विपणन प्रबंध की एक्सरसाइज 11.4 के साथ हाजिर हूं, जो कि 11th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज 11.4 में हम विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन और सार्वजनिक संबंध, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे, इनके ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि विक्रय संवर्धन की क्या परिभाषा होती है। तो इसका अभिप्राय अल्पकालीन प्रोत्साहनों से है जो ग्राहक को उत्पाद एवं सेवा को तुरंत क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किए जाते हैं। ठीक है, विक्रय संवर्धन यानी कि सेल्स प्रमोशन ये एक अल्पकालीन प्रोत्साहन होती हैं। ठीक है, जो कि ग्राहक को उत्पाद और सेवा को तुरंत खरीदने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अब दिवाली का सीजन चल रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि दिवाली के सीजन में बहुत सारी स्कीम्स ऑफर्स चलाए जाते हैं, जैसे कि अगर आप 5 किलो दाल खरीदते हैं तो उसके साथ 2 साबुन फ्री। ठीक है, 1 किलो टाटा टी खरीदते हैं तो उसके साथ आपको 1 डब्बा फ्री मिलता है। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे आप 4 कमीज खरीदते हैं उसके साथ 1 पैंट फ्री मिलती है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो कि चलाई जाती हैं, जिन्हें कि हम सेल्स प्रमोशन कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम विक्रय संवर्धन की विशेषताएं। तो विक्रय संवर्धन में विज्ञापन, व्यक्तिक विक्रय एवं प्रचार को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, जो विक्रय संवर्धन है, सेल्स प्रमोशन है, इसमें एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, विक्रय संवर्धन क्रिया कुछ विशेष अवसरों पर ही की जाती है। जो विक्रय संवर्धन क्रिया है, सेल्स प्रमोशन है, इसको कुछ विशेष अवसर पर ही किया जाता है, ये हमेशा नहीं चलती। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं मेन जैसे कि दिवाली, होली, दशहरा, ठीक है, इन सारे अवसरों पर क्या किया जाता है कि सेल्स प्रमोशन को अपनाया जाता है, विक्रय संवर्धन की क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, तो अगला है विक्रय संवर्धन विक्रय वृद्धि में सहायक है। जो विक्रय संवर्धन यानी कि जो सेल्स प्रमोशन होता है, इससे होता क्या है, इससे क्या होता है कि उनकी सेल्स में वृद्धि होती है, विक्रय बढ़ जाती है, विक्रय ज्यादा होती है। ठीक है, अगला है विक्रय संवर्धन उपभोक्ताओं के साथ साथ वितरकों को भी प्रेरित करता है। अब जो सेल्स प्रमोशन है ये उपभोक्ताओं को तो प्रेरित करता ही है, क्योंकि क्या होता है इसमें कि उनको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, एक्स्ट्रा उनको प्रॉफिट होता है। किसको? उपभोक्ता को। मैंने ऊपर ही इसके उदाहरण दिए, जैसे कि 5 किलो दाल खरीदते हैं तो उसके साथ आपको आधे किलो चावल, ठीक है, साबुन वाबुन कुछ भी उसके साथ फ्री मिलता है। तो इससे क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, प्रेरित होता है। लेकिन इसके साथ साथ वितरक जो उसका वितरण करते हैं, डिलीवरी बॉय जिसको बोलते हैं, वो भी प्रेरित होते हैं। और वो क्यों प्रेरित होते हैं? वो इसलिए प्रेरित होते हैं क्योंकि जो उनकी पेमेंट होती है वो डिलीवरी के ऊपर होती है कि वो कितने प्रोडक्टों का वितरण करते हैं। जितने ज्यादा प्रोडक्टों का वितरण करेंगे उतनी ज्यादा उनकी पेमेंट बनती है। ठीक है, तो क्या होता है कि इन सीजनों में ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विक्रय करते हैं, जिनसे क्या होता है कि जो वितरक होते हैं यानी कि जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनका काम बढ़ जाता है, उनके पास ज्यादा काम आता है, जिससे कि उनकी पेमेंट भी ज्यादा बनती है। तो इसलिए जो सेल्स प्रमोशन है वो यानी कि डिलीवरी बॉय और उपभोक्ताओं दोनों को ही प्रेरित करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं विक्रय संवर्धन की विधियां। कौन कौन से मेथड हैं जिनसे कि विक्रय संवर्धन यानी कि सेल्स प्रमोशन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला है छूट यानी कि रिबेट। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको उस पर लिखा हुआ मिल जाता है कि इस प्रोडक्ट को खरीदने पे 120 रुपए का छूट दिया जाएगा। ठीक है,
मतलब क्या होता है, जैसे आपने 400 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस पे लिखा हुआ पहले से ही आता है, ऑफर चल रहा होता है कि इस प्रोडक्ट को खरीदने पे 120 रुपए का अलग से छूट दिया जाएगा। तो जो 400 रुपए का प्रोडक्ट था आपका, वो अब उसमें से 120 रुपए माइनस करके, यानी कि 380 रुपए का वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है कि सीधा सीधा लिखा होता है कि कितने का छूट दिया जाएगा, ठीक है। और अगला है कटौती यानी कि डिस्काउंट। इसमें क्या होता है, यहाँ पर छूट और डिस्काउंट में अंतर समझ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। छूट में क्या होता है कि सीधा सीधा बताया गया होता है कि 60 रुपए, 70 रुपए, 120 रुपए इतना आपको छूट मिलेगा। लेकिन डिस्काउंट में क्या होता है, इसमें किसी भी प्रोडक्ट के जो फिक्स प्राइस होता है, फिक्स प्राइस से कम प्राइस पर बेचा जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का है, इस पर आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अब 100 रुपए का ही प्रोडक्ट है, 500 का है, 600 का, जितने का भी है उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जैसे 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए, यानी कि अब ये प्रोडक्ट आपको 90 रुपए में मिलेगा, ठीक है। लेकिन डबल डिस्काउंट भी होता है, आपने कहीं सुना होगा डबल डिस्काउंट, या क्या होता है कटौती के ऊपर कटौती, यानी डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट। वो कैसे होता है, जैसे यहाँ पर 10% था, ऐसे ही ये भी होता है 10+10, ठीक है। मतलब कि डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, यानी कि डबल डिस्काउंट। अब ये कैसे निकलेगा, कई बच्चे ऐसे करेंगे कि 10+10 यानी कि टोटल होगा 20%, तो वो क्या करेंगे कि 100 रुपए का 20% निकाल देंगे, यानी कि 100 रुपए का 20% 20, यानी कि ये कीमत अब हो जाएगी 80 रुपए है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तरीका गलत है, ये ऐसे नहीं निकलेगा। ये कैसे निकलेगा फिर, ये जो 10% है पहला, ये 100 रुपए पर निकलेगा, ठीक है, जो कि 90 रुपए आ गए हमारे, ठीक। अब जो ये दूसरा 10% है वो 100 पे नहीं, अब वो 90 पे निकलेगा। 90 पे निकलेगा, यानी कि 90 रुपए का 10%, यानी कि 9 रुपए। तो अब आपका टोटल कितना हो गया, 10 रुपए और प्लस 9 रुपए, टोटल 19 रुपए का आपका यहाँ पर डिस्काउंट हो गया। तो अब जो प्रोडक्ट आपने खरीदा वो 100 रुपए में नहीं मिलेगा, वो 81 रुपए में मिलेगा, ठीक है। जो बच्चे निकाल रहे थे 10+10 यानी 20% करके 80 रुपए आ रहा था उनका, ये गलत है। वो चीज आपको 80 रुपए में नहीं, वो चीज आपको 81 रुपए में मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है डिस्काउंट और डबल डिस्काउंट। तो अब अगला देख लेते हैं, वापसी, रिफंड। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उस पर आपको क्या होता है कि उसके फिक्स प्राइस होती है, जो उसका कुल प्राइस होता है, जैसे 100 रुपए, तो उसमें से 10 रुपए 20 रुपए जितने भी आपको वापस कर दिया जाता है, इसे रिफंड कहते हैं। अगला है उत्पाद संयोग यानी कि प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन यानी कि उत्पाद संयोग। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद खरीद रहे हैं तो उसके साथ आपको एक दूसरी चीज फ्री मिलती है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 5 किलो दाल के साथ हो सकता है आपको एक साबुन फ्री मिल जाए, ठीक है, 2 साबुन फ्री मिल जाए। तो एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट का फ्री मिलना उत्पाद संयोग यानी कि प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। अगला है मात्रा गिफ्ट यानी कि क्वांटिटी गिफ्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मात्रा गिफ्ट यानी कि ज्यादा मिलेगा। जैसे कि आप जो चीज पहले 10 रुपए में 1 किलो खरीदते थे, तो वही चीज अब आपको 10 रुपए में 1 किलो नहीं, 1 किलो से ज्यादा मिलेगी। और वो चीज, जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उस पर लिखा होता है, जैसे कि 50 ग्राम फ्री या 50 ग्राम एक्स्ट्रा लिखा होता है, फ्री नहीं एक्स्ट्रा। आपने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा हो और उस पर ध्यान दिया हो तो उस पर लिखा होता है, जैसे कोई कुरकुरे की पैकेट है, उस पर आजकल क्या लिखा हुआ आ रहा है, 10 ग्राम एक्स्ट्रा, ठीक है। आप कभी खरीदें तो देखिए हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो पैकेट होता है उस पर ऐसी चीजें लिखी होती हैं। तो जो चीज आपको पहले 10 रुपए में 1 किलो मिलती थी, ठीक है, वही चीज अब आपको 10 रुपए में 1 किलो से ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं क्वांटिटी गिफ्ट यानी कि मात्रा गिफ्ट। अगला है तत्काल ड्रॉ अथवा उपहार देना। तत्काल ड्रॉ तथा उपहार देना मतलब ये है कि जब भी अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें आपके स्क्रैच कार्ड, कूपन, कुछ भी निकलता है, जिस पर जो चीज लिखा होता है वो आपको तुरंत उसी समय वो गिफ्ट दे दिया जाता है, ठीक है। अगला है लक्की ड्रॉ। लक्की ड्रॉ भी तत्काल ड्रॉ की तरह ही है, लेकिन तत्काल ड्रॉ में क्या होता था कि तुरंत उपहार दे दिया जाता था, तुरंत गिफ्ट दे दिया जाता था। लेकिन लक्की ड्रॉ में तुरंत गिफ्ट नहीं दिया जाता, इसका कुछ समय अवधि होती है कि 5 दिन बाद या 6 दिन बाद इसकी लक्की ड्रॉ निकलने वाली होती है। अगर उसमें आपका नाम आता है तो आपको वो गिफ्ट मिलता है, ठीक है। अगला है नमूना यानी कि सैंपल्स। कई बार ऐसा होता है कि कई जो कंपनियां नई नई मार्केट में आती हैं वो क्या करती हैं,
वो अपने प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाने में, ठीक है, मार्केट तक ले जाने में, उस प्रोडक्ट के बारे में लोग जानने लगे, इसके लिए क्या करती हैं वो कि फ्री सैंपल्स बांटती हैं, ठीक है। जैसे कि हॉर्लिक्स जब शुरू शुरू में नई नई मार्केट में आई थी तो क्या हुआ था कि हॉर्लिक्स को फ्री सैंपल्स के रूप में बांटा गया था, ठीक है। छोटे छोटे डब्बे हॉर्लिक्स के बांटे गए थे, जिससे क्या हुआ कि उसको लोगों ने जाना, पहचाना, उसके देखा कि उसका क्या टेस्ट है, कैसा लगता है वो, जिससे क्या हुआ कि उसकी मार्केट में एक अच्छी जान पहचान बन गई, अच्छी छवि बन गई, जिससे कि आज वो क्या है कि एक अच्छे लेवल पे वो कंपनी चल रही है, ठीक है। तो ये होता है सैंपल्स, नमूने, जिसमें कि फ्री में प्रोडक्ट बांटे जाते हैं, ठीक है। अगला है 0% पर वित्त प्रदान करना। जब आप कोई भी वस्तु क्रय करते हैं, अगर आप उसे इंस्टॉलमेंट पे क्रय करते हैं तो क्या होता है कि उसमें आपको एक्स्ट्रा वित्त देना पड़ता है, लेना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं तो क्या होता है कि उसको 0% ब्याज पर वित्त प्रदान करते हैं। मतलब कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे खरीद रहे हैं तो उस पर आपको एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जो कि वैसे देना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप विक्रय संवर्धन नहीं चल रहा है, ठीक है, और अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो उस पर क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, ठीक है, जिसे इंटरेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो इस पर नहीं देना पड़ता। किसमें? विक्रय संवर्धन में क्या करती है कंपनी की वो 0% की वित्त पर क्या करती है, आपको इंस्टॉलमेंट देती है। तो इससे आपका क्या होता है कि एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो ये 0% पर वित्त प्रदान करना होता है, ठीक है। तो ये विक्रय संवर्धन की विधियां थी जो हमने पढ़ ली। अब देख लेते हैं सार्वजनिक संबंध, जिसे कि जनसंपर्क भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने वाले 80-90% ऐसे व्यूअर हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आते रहें। तो केवल 10% ऐसे हैं व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहें, ठीक है। तो सार्वजनिक संबंध की क्या परिभाषा होती है? तो इसका अभिप्राय एक संस्था के पब्लिक के साथ संबंधों से है। मतलब कि एक संस्था, एक कंपनी, उसके पब्लिक के साथ कैसे संबंध है, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक का मतलब ग्राहक, ठीक है, ग्राहक, ठीक है, और मध्यस्थ और शेयर होल्डर्स, ठीक है, और कर्मचारी, इन सब से है। पूर्तिकर्ता, जितने भी है ना ये, इनको यहाँ पर पब्लिक बोला गया है। ग्राहक, मध्यस्थ, कर्मचारी, पूर्तिकर्ता और शेयर होल्डर्स, तो इन सभी को यहाँ पर पब्लिक बोला गया है। तो हर एक संस्था का, हर एक कंपनी का इन सभी समूहों के साथ कैसे संबंध है, उसे सार्वजनिक संबंध कहते हैं, ठीक है। तो अब इनकी देख लेते हैं विशेषताएं क्या है। जनता से सहयोग प्राप्त करना। जितनी भी कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, वो सार्वजनिक संबंध इसलिए स्थापित करती हैं कि वो जनता से सहयोग प्राप्त कर सके। अभी जिन जिन के मैंने ऊपर नाम लिए, ग्राहक, मध्यस्थ, पूर्तिकर्ता, शेयर होल्डर्स, ठीक है, तो इन सब से वो सहयोग प्राप्त करने के लिए इनके साथ सार्वजनिक संबंध स्थापित करती हैं, ठीक है। क्योंकि बिना इनके सहयोग के कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी चल नहीं सकती, ठीक है। शेयर होल्डर्स की जहाँ तक बात करें तो बिना शेयर होल्डर्स के तो कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी शुरू ही नहीं होती। बिना शेयर होल्डर्स के कोई भी कंपनी स्टार्ट हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये सारे जितने भी मैंने अभी नाम लिए थे समूहों के, ग्राहक, मध्यस्थ, पूर्तिकर्ता, तो ये सारे इतने आवश्यक होते हैं, मतलब कि बिना इनके संस्था को भी स्टार्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला है जनता से सफल संबंध। जो कंपनी है, जो संस्था है, वो अपनी जनता से सफल संबंध बनाना चाहती है, ताकि फिर अगर उसकी कंपनी के बारे में कोई भ्रम उत्पन्न करे, कोई उसके बारे में गलत जानकारियां दे, तो क्या हो, उन सारी जानकारियों का जनता के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। क्योंकि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि उसमें इतनी प्रतियोगिता बढ़ गई है कि हर एक कंपनी एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहती है, जिसके लिए कभी कभी कंपनियां अफवाहें भी उड़ाने लगती हैं कि इसकी कंपनी ऐसी है, इसकी कंपनी ऐसी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जनता से वो सफल संबंध स्थापित करती है। अगला है विभिन्न समूहों को संतुष्ट करना।
अभी जैसा कि मैंने ऊपर नाम लिए थे, ग्राहक, मध्यस्थ, शेयर होल्डर, पूर्तिकर्ता, कर्मचारी, तो ये एक ग्रुप है, समूह है। जैसे ग्राहक ये एक अलग समूह है, मध्यस्थ एक ये अलग समूह है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी समूह हैं इनको संतुष्ट करने के लिए भी सार्वजनिक संबंध स्थापित किया जाता है, ठीक है। अगला है संवाद स्थापित करना। संवाद का मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करना। इनके साथ अपने आचार विचार को आदान प्रदान करने के लिए भी सार्वजनिक संबंध स्थापित किया जाता है। इनसे सलाह मशवरा किया जाता है, ठीक है। अगला है लगातार चलने वाली क्रिया। अब ये सार्वजनिक संबंध एक ऐसी क्रिया है जो कि लगातार चलती है, क्योंकि कंपनी भी लगातार चलने के लिए बनाई जाती है कि लंबे समय तक चले, ठीक है। वो लंबे समय तक तब तक चल पाएगी जब तक इन सारे समूहों के साथ उसका क्या होगा, संबंध स्थापित रहेगा। जब तक इनके साथ इसका संबंध स्थापित रहेगा तभी तक कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी चल पाएगी, वरना नहीं चल पाएगी, ठीक है। इसलिए सार्वजनिक संबंध एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगर ये समाप्त हो गई तो कंपनी हो या संस्था हो वो बंद हो जाएगी। अगला है विशिष्ट क्रिया। ये जो सार्वजनिक संबंध है एक विशिष्ट क्रिया है, क्योंकि हर एक कंपनी इसको करती है। कोई भी ऐसी संस्था, कंपनी नहीं होगी जो कि इनके साथ संबंध स्थापित नहीं करती होगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी चलाने के लिए इनके साथ संबंध स्थापित करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये हमने यहाँ पर सार्वजनिक संबंध की विशेषताएं पढ़ ली। चलिए अब आगे चलते हैं और अब देख लेते हैं कि सार्वजनिक संबंध स्थापित करने की विधियां, कौन कौन से मेथड हैं जिनसे कि सार्वजनिक संबंध स्थापित किया जा सकता है। सबसे पहले समाचार, न्यूज़ तो आप डेली देखते हैं। तो कंपनियां क्या करती हैं कि न्यूज़ों में अपने कंपनी के बारे में, अपनी संस्था के बारे में कुछ ऐसी सूचनाएं देती रहती है जिनसे कि वो जनता से जुड़ी रहती हैं, जिनसे उनका सार्वजनिक संबंध स्थापित होता रहता है, ठीक है। अगला है घटनाएं, यानी कि इवेंट्स। आपने देखा होगा कि आए दिन कंपनियां अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं। उन इवेंट्स का क्या फ़ायदा होता है? उन इवेंट्स से ये फ़ायदा होता है कि जो भी ग्राहक है, जो जनता है, उनकी नज़रों में वो कंपनियां आती हैं। लोग बाग देखते हैं कि अरे इसके तो आए दिन इवेंट्स हो रहे हैं, भाई ज़रूर अच्छा काम कर रही है कंपनी, ऊंचे लेवल की होगी, बड़ी कंपनी होगी। तो ऐसे ऐसे करके उसकी जो कंपनी की जो सकारात्मक प्रभाव है वो लोगों के ऊपर पड़ता है, ठीक है। अगला है छपी हुई सामग्री। छपी हुई सामग्री मतलब मैगजीन्स हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि लोगों के बीच में दी जाती है। बहुत सारी देखी होगी आपने, छपी प्रिंटेड बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो इनमें अब क्या करते हैं, कंपनी वाले अपनी कंपनियों के बारे में छपवाते हैं, जिससे कि लोगों को उनकी कंपनी के बारे में पता चल सके, लोग उनसे जुड़ सकें। अगला है भाषण। भाषण एक ऐसा व्यवहार परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया है। इसे मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, नेता, ठीक है। तो नेता क्या करता है, नेता भाषण देता है, ठीक है। तो ये भाषण एक क्या है, व्यवहार परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया है। आजकल आपने देखा होगा कि जो चुनाव होते हैं उसमें हर एक नेता भाषण देते हैं। तो उस भाषण का क्या फायदा होता है? अगर फायदा नहीं होता तो क्या वो भाषण देते? दिन दिन भर भाषण देते रहते हैं इधर उधर। वो पागल थोड़ी ना कि भाषण देते रहते हैं। तो भाषण एक ऐसी चीज है जिससे कि मनुष्य का पूरा व्यवहार बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उसकी सोचने की शक्ति बदल जाती है, सोचने की दिशा बदल दी जाती है। तो उसे भाषण कहते हैं। और भाषण एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है। जिससे क्या होता है, ग्राहक प्रभावित होते हैं, भाषण से प्रभावित होकर और उनकी कंपनी की ओर अग्रसरित होते हैं, ठीक है, आकर्षित होते हैं। तो अब लास्ट है सार्वजनिक सेवाएं क्रिया। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि कंपनी के कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। ये वही है सामाजिक उत्तरदायित्व जिसे सार्वजनिक सेवा क्रियाओं द्वारा कंपनी पूरा करती है, ठीक है। सार्वजनिक सेवा क्रियाएं मतलब कि जहाँ पे कंपनी स्थापित हुई है उसके आसपास के समाज की सुरक्षा करना, उसको पीने के लिए अच्छा पानी उपलब्ध करवाना, वहाँ के वातावरण को साफ रखना, ठीक है, वहाँ के लोगों के जीवन सुधार में सहयोग करना, वहाँ के लिए बच्चों के लिए स्कूल वगैरह खुलवाना। तो जितनी भी ऐसी सार्वजनिक क्रियाएं होती हैं उनको वो करके और अपना सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करती हैं। तो ये कुछ विधियां, कुछ मेथड थी जिनसे कि सार्वजनिक संबंध स्थापित किए जाते हैं, समाज से जोड़कर रखा जाता है कंपनी को, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने पढ़ लिया। तो ये एक्सरसाइज आपकी 11.4 ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो यहाँ पर समाप्त हो गई। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट करके
ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन दे सकूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रही है नहीं आ रही, जो भी परेशानी है, जो कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, जो सुझाव है, कुछ भी है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर जरूर करें जो कि बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। और अंत में एक लाइक बनता है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो आज के लिए बस इतना ही। आपके अगले चैप्टर के साथ मैं बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।